मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी मीन्स भारतीय राज व्यवस्था। अगर आप बिगनर्स हैं तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि जब आप शुरुआत करते हैं तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी की जो बुक होती हैं उससे शुरुआत करें। ये जो अच्छा, एक बात बताइए, पढ़ना ज़रूरी होता है या फिर समझना? कहते हैं नज़र बदलो, नज़रिया खुद ब खुद बदल जाएगा। ये एक ऐसा सोर्स है जहाँ हम शब्दों की समझ को सीख पाते हैं। ठीक है, जैसे आप एक पेज पढ़ते हैं, अगर आप एक पेज में 4 पॉइंट को भी अगर आप समझ पाते हैं, कितने पॉइंट्स को? 4 पॉइंट्स को भी आप समझ पाते हैं तो वो आपके लिए बहुत है। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप बिल्कुल बिगनर्स हैं तो आपके लिए एक पेज में अगर आप 4 पॉइंट भी समझ पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, मैं आपसे यहाँ पर सिलेबस बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि जैसे जैसे मैं आपको टीच करती जाऊँगी वैसे वैसे आपके पॉइंट्स जो होंगे वो क्लियर होते जाएंगे। सिलेबस भी धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा आपका। भारतीय राज व्यवस्था हैं, हम सभी रहते हैं फ्रेंड्स समाज में। कहाँ रहते हैं? समाज में। और जब हम समाज की बात करते हैं तो समाज में विद्यालय होती हैं। क्या होती हैं? विद्यालय होती हैं, विश्वविद्यालय होती हैं, मंदिर आदि होती हैं। होती है कि नहीं? तो इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है कि अनेकों संस्थाएं होती हैं, जैसे धार्मिक संस्थाएं, है कि नहीं? तो जब हम समाज में रहते हैं और समाज में संघर्ष होते हैं, ठीक है, और समाज में क्या होती है? संघर्ष होते हैं। जैसे आपके घरों में देखिए, कभी ना कभी छोटी मोटी बातों पर संघर्ष हो जाते हैं। देखिए, ये मैं यहाँ पे वायलेंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ बात कर रही हूँ संघर्ष की। किस चीज़ की? संघर्ष की। तो जहाँ पर संघर्ष होंगे वहाँ पर संघर्ष की समस्याओं का समाधान भी होगा। तो जहाँ समस्या उत्पन्न होगी वहाँ पर समाधान भी होगा। किस चीज़ का समाधान होगा? समस्या का समाधान होगा। आप लोग चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। ओके, तो ये समाधान भी होगा। और इसका समाधान करेगी कौन? इसका समाधान करेगी पुलिस। कौन करेगी इसका समाधान? पुलिस करेगी। तो एक बात बताइए, आप सभी पर किसी का नियंत्रण है? आप में से बहुतों का जवाब होगा जी हाँ है। किंतु जब मैं पूछूंगी किन का, तो आप सब बोलेंगे माता पिता का या फिर फैमिली का। परंतु इंडियन पॉलिटी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर नियंत्रण हमारे पेरेंट्स का नहीं रहता, हमारी फैमिली का नहीं रहता है। यहाँ पर नियंत्रण रहता है पुलिस का। किन का नियंत्रण रहता है? पुलिस का। वो भी कब? जब हम समाज में रहते हैं तब। यही अगर देश में हो, अगर यही चीज़ देश में हो, भारत पाक के बीच की जो अभी ताना तानी आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से ताना तानी चल रही है। तो जब यही चीज़ देश में हो जाती है, संघर्ष जब देश में उत्पन्न हो जाता है, तो इसे नियंत्रण करने का कार्य करती है सेना। कौन करती है बच्चों? सेना करती है। अब एक बात बताइए, ये पुलिस और सेना मिलकर के हमारे समाज और देश को तो कंट्रोल कर ले रही है, नियंत्रण कर रही है, लेकिन पुलिस और सेना को नियंत्रण में कौन लाएगी? मीन्स इन पर नियंत्रण कौन रखेगा? इन पर नियंत्रण होगा सरकार का। किनका नियंत्रण होगा? सरकार का। किनका नियंत्रण होगा बच्चों? सरकार का। मीन्स क्या बता सकते हैं कि ये कल्याणकारी होती हैं या नियंत्रणकारी होती हैं?
गवर्नमेंट जो होती हैं बच्चों, वो होती हैं कल्याणकारी। कल्याणकारी क्यों मैं बोल रही हूँ? क्योंकि नियंत्रण का कार्य किनका होता है? नियंत्रण का कार्य होता है पुलिस का और सेना का। किंतु पुलिस और सेना पर नियंत्रण कौन करती है? सरकार करती हैं। कौन करती है? सरकार। किंतु सरकार जो होती है वो क्या होती है? कल्याणकारी होती हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ये बताइए कि सरकार जो है वो राज्य का कैसा रूप है? बताइए बताइए। सरकार जो है वो राज्य का मूर्त रूप है। सरकार क्या है? सरकार जो होती हैं वो राज्य का मूर्त रूप होती हैं। मूर्त रूप कहने का अर्थ है दिखना। मीन्स सरकार जो भी कार्य करती है वो क्या होता है? आपको दिखता है कि नहीं? लेकिन क्या आपको राज्य दिखता है? राज्य आपको दिखता है? नहीं दिखता। तो राज्य क्या हो गया? अमूर्त हो गया। लेकिन जब हम सरकार की बात करते हैं तो सरकार क्या होती है? सरकार राज्य का मूर्त रूप है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि सवाल आ जाता है कि राज्य का मतलब क्या होता है, और इसी सवाल को घुमा दिया जाता है, इनकी भाषा को घुमा दिया जाता है। तो मूर्त का मतलब क्या होता है? दिखना। मीन्स जो भी चीज़ दिखती है। कलम देख लीजिए, अगर आपके हाथों में कलम हो तो कलम को आप देख सकते हैं, इसलिए वो मूर्त है। आपको भूख लगी है तो क्या मैं उसे देख सकती हूँ? बिल्कुल नहीं देख सकती हूँ। तो वो क्या है? अमूर्त है। तो जिस चीज़ को हम नहीं देख सकते हैं, केवल वो विचार होते हैं, उसे हम अमूर्त कहेंगे। और जिस चीज़ को हम देख सकते हैं उसे मूर्त कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से सरकार को हम देख सकते हैं कि वो किस तरह का कार्य करती है, कौन कौन सा कार्य करती है, इसलिए सरकार क्या है? राज्य का मूर्त रूप है। लेकिन राज्य जो है वो क्या है? एक अमूर्त विचार है। राज्य क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य की परिभाषा क्या है, तो राज्य अमूर्त विचार है। मीन्स राज्य को हम क्या कर सकते हैं? देख नहीं सकते। राज्य को हम देख नहीं सकते हैं। अब और कुछ लिख लेते हैं इसके बारे में। तो लिखिए, राज्य के 4 अंग होते हैं। राज्य के कितने अंग होते हैं? राज्य के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं? क्या आप सभी को पता है राज्य के 4 अंग कौन कौन से होते हैं? अगर किन्हीं को पता हो तो वो कमेंट में लिख करके बताएंगे, ठीक है? पहला होता है भूभाग। पहला क्या होता है बच्चों? पहला होता है भूभाग। दूसरा होता है जनसंख्या। दूसरा क्या होता है? जनसंख्या। जनसंख्या, पॉपुलेशन। ओके। तीसरा होता है सरकार। तीसरा क्या होता है? सरकार। और चौथा जो होता है वो चौथा होता है संप्रभुता। क्या होता है? संप्रभुता। ओके। तो ये 4 अंग होते हैं किसके? राज्य के। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य के कितने अंग होते हैं तो आप बोलिएगा 4 अंग होते हैं, 4 पार्ट होते हैं राज्य के। मीन्स अगर इन 4 में से एक भी अगर राज्य के पास नहीं होगा तो वो राज्य नहीं कहलाएंगे। जैसे फिलिस्तीन, अमेरिका, रसिया या फिर अन्य राज्यों को ले लीजिए, उनके पास अपना भूभाग होता है। उनके पास क्या होता है? अपना भूभाग होता है। मीन्स जितनी भी दुनिया में आप राज्य को जानते हैं उन सभी के पास भूभाग होना चाहिए। ओके, भूभाग होना चाहिए। अगर उनके पास भूभाग नहीं होगा तो वो राज्य नहीं समझे जाएंगे। वो राज्य नहीं समझे जाएंगे। लेकिन एक बात बताइए, क्या अंटार्कटिका जो है उनके पास भूभाग तो है, लेकिन क्या हम उसको राज्य का दर्जा देते हैं? आप सभी ने अंटार्कटिका का तो नाम सुना है ना? अंटार्कटिका में केवल सी एंड व्हेल है।
ओके, तो यहाँ पर क्या है, भूभाग तो है, लेकिन इसे फिर भी हम राज्य का दर्जा नहीं देते हैं। किसे? अंटार्कटिका को। क्यों नहीं देते हैं? ये बस समझने वाली बात है, इसमें लिखवाने वाली कोई बात नहीं है। तो इसलिए हम उसे राज्य का दर्जा नहीं देते हैं क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या नहीं है। क्या नहीं है? जनसंख्या नहीं है, क्योंकि अंटार्कटिका पर लोग नहीं रहते हैं, और लोग नहीं रहेंगे जहाँ पर, वहाँ पर जनसंख्या नहीं तो वो राज्य नहीं होंगे, है कि नहीं? तो राज्य के लिए, जैसे मैं बोली आपको, भूभाग होना चाहिए, साथ में जनसंख्या भी होनी चाहिए, और जनसंख्या होगी तो फिर से वही चीज़ होगा जो मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, और फिर वहाँ पे सरकार होंगी, साथ में अपनी संप्रभुता भी होती हैं। तो आइए देखते हैं संप्रभुता। संप्रभुता संप्रभुता किसे कहते हैं? सरकार के सर्वोच्च शक्ति, संप्रभुता जो होता है ना, सरकार के सर्वोच्च शक्ति को ही हम संप्रभुता कहते हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं, सरकार के सर्वोच्च शक्ति, सरकार के सर्वोच्च शक्ति को संप्रभुता कहा जाता है। ओके, राज्य के पास अगर संप्रभुता होगी तो आपको पता है राज्य को झुकाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। ओके, और संप्रभुता जो है वो व्यवहारिक रूप से आपको राज्य की दंड देने की जो शक्ति होती है उसमें दिखाई देती है। इसलिए आपको पता है प्रत्येक सरकार के पास में पुलिस और सेना का निर्माण होता है। क्यों? ताकि वो उसे किसी भी गलत काम के लिए दंड दे सके। ओके, फिलिस्तीन जो है वो आज भी राज्य नहीं बन सका। फिलिस्तीन, ओके, एग्जाम्पल में आप चाहें तो लिख सकते हैं, हालांकि उतनी ज़रूरी नहीं है। फिलिस्तीन जो है वो आज भी राज्य नहीं बन सका क्योंकि उनकी जो है अपनी भूभाग तो है, भूभाग भी है, उनकी जनसंख्या भी है, लेकिन पता है आपको, उनकी कोई भी पुलिस या सेना नहीं है। जब उनके पास कोई पुलिस या सेना नहीं है तो फिर वो राज्य कैसे बनेगी? तो फिलिस्तीन जो है वो आज भी राज्य नहीं बन सका है क्योंकि उनके पास अपनी पुलिस और सेना नहीं है। अच्छा, संप्रभुता का आशय होता क्या है? लिखवा दूँ मैं आप सभी को? चलिए लिखवा देती हूँ। संप्रभुता का आशय, ओके, इनका आशय एक भौगोलिक क्षेत्र में सर्वोच्च शक्ति से है और उस भूभाग में कोई भी समूह या संगठन राज्य की शक्ति को चुनौती नहीं दे सकता है। क्या नहीं कर सकता है? राज्य की जो शक्ति होती है उसको चुनौती नहीं दे सकता है, और बाहरी रूप से भी राज्य पर कोई नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकता है। भारत जो है वो रूस से तेल खरीद रहा था, इसके बावजूद कि अमेरिका जो है वो इसका विरोध कर रहा है। तो इसे आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, एक भौगोलिक क्षेत्र में सर्वोच्च संप्रभुता का आशय एक भौगोलिक क्षेत्र में सर्वोच्च शक्ति से है और उस भूभाग, नोट करते जाएंगे, और उस भूभाग में कोई भी समूह,
कोई भी समूह या संगठन राज्य की शक्ति में राज्य की शक्ति को राज्य की शक्ति को चुनौती नहीं दे सकता, चुनौती नहीं दे सकता। क्या लिखा हमने? संप्रभुता का आशय क्या है? एक भौगोलिक क्षेत्र में सर्वोच्च शक्ति से है और उस भूभाग में कोई भी समूह या संगठन राज्य की शक्ति को चुनौती नहीं दे सकता और बाह्य रूप से भी बाह्य रूप में भी राज्य पर कोई नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकता है। मीन्स बाह्य रूप में भी अगर राज्य पर कोई नियंत्रण स्थापित करना चाहेगा तो वो नहीं कर सकता है। ये आशय होता है संप्रभुता का। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ समय पहले भारत जो था वो रूस से तेल खरीद रहा था। इसके बावजूद भी कि अमेरिका जो है वो इसका विरोध कर रहा है। तो संप्रभुता जो होता है ना, वो क्या होता है कि हमारे भूभाग में कोई भी समूह या संगठन होता है वो राज्य की शक्ति को चुनौती नहीं दे सकता है, चाहे वो कोई भी राज्य हो। ओके, क्यों ऐसा करता है? क्योंकि जो एक भौगोलिक क्षेत्र होता है वहाँ की वो सर्वोच्च शक्ति है। ठीक है, अगर आप एक भौगोलिक क्षेत्र के अंदर रहते हैं तो वहाँ की सर्वोच्च शक्ति है और उस भूभाग में कोई भी समूह या संगठन राज्य की शक्ति को चुनौती नहीं दे सकता। हम लोगों ने क्या क्या समझा? तो हमने आज इंडियन पॉलिटी में समझा समाज को, समाज में हो रहे संघर्ष और संघर्ष उत्पन्न हो रही जो समस्या है उनके समाधान को, किस प्रकार से पुलिस या देश की सेना जो होती हैं वो क्या करती हैं, समाधान करती हैं किसी भी समस्या का, और सरकार जो होती हैं वो किस प्रकार से कल्याणकारी होती हैं। ठीक है, इन सभी टॉपिक्स को हमने आज समझा। इसके साथ ही हमने क्या जाना कि सरकार जो है वो राज्य का मूर्त रूप है, जबकि राज्य जो है वो एक अमूर्त विचार है जिसे कि हम देख नहीं सकते हैं। और क्या समझे आज हम कि राज्य जो होते हैं, राज्य के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। ये जनसंख्या जो है वो लास्ट में इरेज हो गया है, क्या था यहाँ पर? जनसंख्या। तो ये जनसंख्या क्या क्या 4 अंग हैं? भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। इनमें से अगर कोई भी एक चीज़ अगर किसी भी राज्य के पास नहीं होगी तो उसे राज्य नहीं माना जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि फ़िलिस्तीन के पास भूभाग तो है, जनसंख्या भी है, किंतु उनके पास अपनी पुलिस या सेना नहीं है। इस वजह से फ़िलिस्तीन जो है वो राज्य नहीं बन सका है। ठीक उसी प्रकार से हमने समझाया आपको संप्रभुता क्या है। सरकार के सर्वोच्च शक्ति को ही संप्रभुता कहते हैं। इनके आशय को मैंने डिफ़ाइन किया यहाँ पर ताकि आप लोग और आसानी से सीख सकें कि संप्रभुता का आशय क्या होता है कि एक भौगोलिक क्षेत्र में सर्वोच्च शक्ति से होती है और उस भूभाग में कोई भी समूह या संगठन उस भूभाग में कोई भी समूह या संगठन जो होंगे वो राज्य की शक्ति को चुनौती नहीं दे सकता है और बाह्य रूप में भी राज्य पर कोई नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक ही दिन सारी चीज़ें नहीं कर सकते,
और फिर आप लोगों पर भी बर्डन ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो फिर हम आगे की नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।